नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था NCERT का गणित में कंटिन्यू करूंगा कक्षा 10 और कक्षा 9 की। उसी क्रम में ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 होगा। पहले कक्षा 10 की जो NCERT की पुरानी किताब थी उसमें 4 प्रश्नावलियाँ थी, लेकिन जो नया सिलेबस आया है पिछले 2 सालों से उसमें केवल 2 ही प्रश्नावली कर दी गई है, हटा दिया गया है। तो पहले ये प्रश्नावली 1.3 थी, लेकिन अब ये प्रश्नावली 1.2 बन गई है और ये आखिरी है पहले चैप्टर की। तो चलिए इस प्रश्नावली को हल करने मतलब इसके प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, जिसको मैंने नोट करके लिख रखा है। ये प्रमेय के रूप में भी NCERT की किताब में दिया गया है। तो देखिए क्या है, यदि कोई अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए जैसे करके उदाहरण से समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक अभाज्य संख्या है 2 जो कि 6 के स्क्वायर यानी 36 को विभाजित कर देगी पूरी तरह। तो 36 को सही बात भी है, 36 को 2 पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो जब इसका तो आंसर क्या आएगा 18। तब आप स्क्वायर जब हटा देंगे इसका, तब भी ये स्क्वायर हटाने के बाद भी यही अभाज्य संख्या इसको विभाजित कर देगी। देखिए क्या कहा गया था, अभाज्य संख्या p अगर a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। यानी कि अगर ये अभाज्य संख्या 6 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 6 को भी विभाजित करेगी। हमने क्या कर दिया है, यहाँ एक ही जगह 6 ले लिया है। इसी तरह अगर हम दूसरी अभाज्य संख्या की बात करें, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 3 से भी कट जाएगा, 3 भी अभाज्य संख्या है। मैंने अभाज्य संख्याएं आपको कक्षा 10 का जब सीरीज शुरू किया था उसके शुरुआत में ही भाज्य और अभाज्य संख्याएं बता दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 10 का जो सल्यूशन है NCERT सल्यूशन ऑफ क्लास 10 उसके वीडियो में जा करके पहला वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद 3 आती है, 3 से भी 6 का स्क्वायर यानी 36 कट जाएगा। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तब भी ये 6 से कट जाएगा। इस प्रमेय का केवल इतना ही मतलब है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी के स्क्वायर को भाग कर दे रही है पूरी तरह, तो स्क्वायर हटाने पर भी वो उसको पूरी तरह विभाजित कर देगी। जैसे एक और ले लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 3 से कट जाएगा, 144 3 से कट जाएगा, भाग कर दीजिए, आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तब भी 3 से कट जाएगा। इसी तरह आप अनंत उदाहरण ले सकते हैं। ये हमेशा सत्य रहने वाला प्रमेय है। अब इस प्रमेय की मदद से इस प्रश्नावली के प्रश्न को हल किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √3 अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय वाले कक्षा 9 वाले वीडियो में मैंने डाल रखा है, और जिन्होंने कक्षा 9 कायदे से पढ़ रखा है वो जानते भी हैं परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। अपरिमेय सिद्ध करने का 2 नियम होता है। एक तो कक्षा 8 में दिया गया है कि इसको आप भाग विधि से कम 8-10 स्टेप कीजिए और बताइए कि ये ना तो रिपीट करेगा और ना ही खत्म होगा। अपरिमेय की यही पहचान भी होती है कि वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार ना तो समाप्त होता है और ना ही रिपीट करता है, यानी अनावर्ती अनवसानी। लेकिन वो तरीका बड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो कक्षा 10 में आपको जिस नियम से सिद्ध करना होता है उसको बोलते हैं विरोधाभास का नियम या कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत मान लेते हैं। तो देखिए उपपत्ति में हम क्या करते हैं, हम इसके विपरीत या मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब जाहिर सी बात है, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही होती है कि वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q पूर्णांक हो और q ≠ 0।
तो देखिए अगर ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है तब हम क्या करेंगे, √3 बराबर p बटा q, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है सह अभाज्य, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो, यानी जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात वे संख्याएं क्या हो, एक मतलब कहने का मतलब किसी और संख्या से ना कटे, दोनों एक साथ किसी और संख्या से ना कटे एक के अलावा। तो चलिए देखते हैं सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ एक समीकरण जैसा बन गया है, आप इस q को इधर ले आइए तो इधर भाग कर रहा था, इधर आके गुणा कर लेगा। अब ये हो गया √3q बराबर p। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो देखिए √3 का वर्ग क्या हो जाता है 3, और q का वर्ग q², p का वर्ग p², इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस p² के नीचे 3 लिखें तो इसके नीचे 3 लिखने का मतलब इसके नीचे 3 लिखना है, और 3 जब लिखेंगे तो 3 3 कट जाएगा, यानी कि p² बटा 3 का मान क्या आ जाएगा q², यानी p² 3 से पूरी तरह विभाज्य है। ये बात इस कंडीशन से निकल के आ गई। अब जब p² पूरी तरह 3 से विभाज्य है, और 3 है क्या, अभाज्य संख्या, आपका प्रमेय या नोट जो मैंने करके लिख रखा है वो कह रहा था अगर अभाज्य संख्या स्क्वायर को भाग कर रही है तो स्क्वायर हटा देने पर भी वो 3 से विभाज्य होगा। जाहिर सी बात है प्रमेय के अनुसार, और ये सदैव सत्य भी है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब p 3 से विभाज्य है। अब जब p 3 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है 3 का कोई गुणज ही तो होगा या कोई अपवर्त्य ही तो होगा। तो जब कोई अपवर्त्य है 3 का तो इसका मतलब 3 गुणे कुछ भी, अब कुछ भी की जगह यम ले लिया है, जहां आप चाहें तो लिख सकते हैं यम एक पूर्णांक है, हालांकि लिखना बहुत जरूरी नहीं है। तो देखिए p बराबर 3 यम लिख दिया। अब p बराबर 3 यम हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। तब समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में हमने क्या किया है, p बराबर 3 यम रख दिया। तो देखिए 3q² बराबर p² था, यानी 3q² बराबर 3 यम का होल स्क्वायर, और जब आप बाहर निकालेंगे तो 9m² हो जाएगा। अब ये 3 इस 9 को काट देगा तो क्या बचेगा 3, और यम स्क्वायर तो वैसे रहेगा, यानी q² बराबर 3m²। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने कहा था, अगर आप इसके नीचे 3 लिखें तो इसका मतलब इसके नीचे 3 लिख रहे हैं, और बटा 3 करने पर ये 3 3 कट जाएगा, यानी q² बटा 3 का मान पूरा पूरा आ जाएगा यम²। इसका मतलब ये हुआ कि q² 3 से विभाज्य है। अब जब q² 3 से विभाज्य है तो प्रमेय को हम ले लें तो कह रहा है स्क्वायर हटा दो तब भी 3 से विभाज्य होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए इसका मतलब p भी 3 से विभाज्य था और q भी 3 से विभाज्य था, अर्थात p व q दोनों 3 से विभाज्य हैं। अब देखिए p और q दोनों जब 3 से विभाज्य हो गए तो इसका मतलब जो हमने माना था कि ये सहअभाज्य हैं वो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया, क्योंकि सहअभाज्य की परिभाषा होती है कि वो ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी और से ना कटे, तो एक तो इसे सबको काट देता है, और ये आ गया कि 3 से कट जाएगा, 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब p व q दोनों 3 से विभाज्य हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि p व q सहअभाज्य हैं। ठीक है, जब 3 से कट रही है तो सहअभाज्य कहाँ रह गई। अब ये विरोधाभास हमें मिला क्यों, हमें यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमने क्या मान लिया था कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमने गलत माना था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ होना था। विरोधाभास नियम में होता ही ऐसे है, हम कुछ गलत लेकर चलते हैं और आगे पता चलता है कि जो हमने गलत लिया था वही गलत हो गया, अर्थात उसका उल्टा सत्य है। तो इसका मतलब परिमेय संख्या ये हो नहीं सकती, जो हमने माना था गलत हो गया। तो अब क्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ये बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी, CBSE में भी। बस CBSE में सब कुछ ही इंग्लिश में रहता है, अगर आप इंग्लिश में ना भी लिख पाते हैं तब भी वहाँ CBSE में चल जाता है। हालांकि
लगभग ना के बराबर माना जाता है, क्योंकि इंडिया लेवल का भाई सीबीएसई मतलब पूरा भारत का पेपर होता है, तो पूरे भारत में अनेकों भाषाएं हैं, तो वहाँ एक भाषा कॉमन कर दी गई है, अंग्रेजी। फिलहाल देखिए, तो ये हो गया। इसी तरह आप क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं, इसी तरह आप चाहें तो √3 हमने सिद्ध किया, आप √5 भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो √7 भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो √2 भी सिद्ध कर सकते हैं। मतलब √ के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी इसी विधि से सिद्ध होंगी। बस क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग होगा, उसके बाद यहाँ चेंजिंग होगा, इसी तरह जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ वहाँ चेंज होकर के कुछ और आ जाएगा। तो इस प्रकार आप कम से कम 4-5 प्रश्न कीजिए, ऐसे इन सबको सिद्ध कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, तब आप सीख पाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 1.2 का, जो आपका है पहला 1.2, उसका पहला प्रश्न। यहाँ पर मैंने √3 सिद्ध कर दिया है, जो कि पहला प्रश्न नहीं था। यहाँ 5 आप सिद्ध करेंगे, प्रश्नावली में 5 दिया है, तो क्या कर देना है आपको, यहाँ 5 कर देना है, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25, और ये 5 से काट देगा। इसी तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली का भी प्रश्न चाहे तो आप सिद्ध कर सकते हैं इसी तरह। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 को लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या करेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2। क्या करना है वहां पे, देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली आपकी वही है, 1.2 है। तो इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लेंगे इसके विपरीत हल में देखिए क्या करेंगे, उसी तरह एकदम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब 3 + 2 √5 = p/q, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q0 = 0। तो अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 √5 बराबर p/q -3, 3 को +3 को उधर भेज दीजिए, तो √5 बराबर p/2q -3/2, पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दिया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस साइड में देखिए, चूंकि p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है, इसलिए p/2q -3/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि भाई इधर अपरिमेय इधर परिमेय, ये दोनों बराबर कैसे हो गए? बराबर हो ही नहीं सकते। विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और हमने गलत परिकल्पना क्या की थी? हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आप अन्य संख्याओं को भी सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए, इसके बाद जो है वो तीसरे का पहला प्रश्न है, उसको भी ले लेते हैं। हम चाहे तो ले सकते हैं तीसरे का पहला प्रश्न। तो आप अगर चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको जो है आप लिख लें आराम से और उसमें कोई दिक्कत ना पड़े आपको। इस प्रकार इसी तरह से आप अन्य संख्याओं को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। पहले इसको मिटा देते हैं। ये हो गया, आपका मिट गया। इसके बाद आएगा तीसरे का पहला प्रश्न। तीसरे का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। तीसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 3, उसका पहला भाग लिखा गया है। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें पहला है 1/√2। तो सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे? वही भाषा रहेगी एकदम। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा? 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q0 = 0 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाएगा, ये हो गया।
अब इसको क्या कर दीजिए आप, उल्टा कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा √2/1 बराबर Q बटा P, या इसी को आप लिख सकते हैं √2 बराबर Q बटा P। अब देखिए यहाँ आपको एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये तो अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। अब चूंकि Q बटा P एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हुआ है। यहां पर लिखेंगे कि क्या मान लिया था हमने गलत परिकल्पना, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः एक बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप इसी तरह से सारी संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगला लिखा है 7√5, तीसरे का दूसरा देख लेते हैं। मैं भाषा को बार बार इतना लंबा नहीं लिखूंगा, ज़्यादा टाइम भी जाएगा। आपको क्या सिद्ध करना है, 7√5, तो आपको भाषा वही रखनी है। यहाँ क्या कर देना है, 7√5। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कर देना है, 7√5। उसके बाद आप देखिए जब 7√5 कर देंगे तो 7 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर क्या बचेगा, √5 बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 7 को इधर ले जाइए तो P/7Q। अब इस प्रकार आप देखिए P/7Q क्या है, P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है, एक विरोधाभास, और यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से तीसरे के दूसरे का भी हल हो गया। अब आप चाहें तो इसी तरह से तीसरे का तीसरा भी हल कर सकते हैं। देखिए तीसरे के तीसरे में क्या करना है, देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, तीसरे का दूसरा है ये। फिर तीसरे में करना क्या है, आपको यहाँ पे सिद्ध करना था 6 धन √5, 6 प्लस √2, सॉरी 6 प्लस √2, ये इतनी बड़ी संख्या को सिद्ध करना था कि अपरिमेय है। तो आपको फिर वही का क्या काम करना है, भाषा सब कुछ वही रहेगी, 6 प्लस √2, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 प्लस √2। अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 प्लस √2, और यहाँ 7 नहीं आएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पर 6 प्लस √2 के बजाय क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 6 प्लस √2 में क्या कर देंगे, इस 6 को उधर भेज दीजिए तो ये प्लस से क्या बन जाने वाला है, माइनस।
अब देखिए इतनी बड़ी संख्या जो कि लिखी गई है √2 हो गई। ये संख्या तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो हम लिख देंगे P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना, कौन सी परिकल्पना कर ली है हमने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसके कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार से आपका तीसरा भी सिद्ध हो गया। अब ध्यान देना, इसी वीडियो में मैंने NCERT का जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न था उसमें √5 की जगह √3 कर दिया है, तो उससे आप √3 जिस प्रकार से सिद्ध करेंगे उसी तरह √5, √7, √11 सिद्ध करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ 3 का स्क्वायर था वहाँ 5 का स्क्वायर होगा और 25 आएगा। ये इतना साधारण सा काम आप कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी NCERT कक्षा 10 की 1.2 प्रश्नावली पूरी तरह समाप्त हो रही है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं जो चैप्टर 2 है, जिसमें बहुपद है, उसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर के पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्रश्नावली को हल करवाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो में अधिक से अधिक आप लोगों के फायदे के लिए बनाता रहूं। ये वीडियो देख करके निश्चित ही आप यूपी बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं गणित विषय में। और गणित एक कठिन विषय होता है जिसको बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।